जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इसके साथ ही अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगातार लगे होंगे, जी जान से लगे होंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे। तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और कल की जो क्लास हमने पॉलिटी की थी, राज्य व्यवस्था की थी, उसमें हमने राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों को जाना था और बहुत ही बारीकी से लेकर चल रहे हैं हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को जो है बहुत ही बारीकी से अच्छे से एक एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझ कर चल रहे हैं। कोई भी ऐसा स्कोप हम ना के बराबर ही छोड़ रहे हैं कि जिसमें आपको आपके जो क्वेश्चन आंसर आए एग्जाम में वो आपसे छूट पाए। ठीक है, ऐसा हम कोई भी एक स्कोप नहीं छोड़ के चल रहे हैं अपने मन से और हम पूरी तैयारी के साथ, रिसर्च के साथ आपके सामने कंटेंट रख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। तो आज हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। और ये जो विधायी शक्तियां हैं, ये विधायी शक्तियां किसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां, विधान के संबंध में शक्तियां, यानी कि जो हमारी विधायिका है, संसद है, उसके संबंध में जो पावर है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। उसकी हम बात करेंगे। कल हमने बात की थी किसकी? कार्यपालिका शक्ति की और राष्ट्रपति का जो महाभियोग था उसको। तो मैं समझता हूं कि उस पर सारा कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और थम्स अप करके भेज दीजिए जल्दी से। वीडियो को जो लोग पूरा देख रहे हैं, क्लास को पूरा देख रहे हैं, वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्या क्या कंसेप्ट अच्छे से क्लियरिफाई हो रहे हैं। तो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय सपोर्ट्स की। और आप लोगों ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो मैं मानता हूं कि मेरी तरफ से तो डिसकंटिन्यू नहीं होगी क्लास, लेकिन कुछ जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसकी वजह से ज़रूर डिसकंटिन्यू हो सकती हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो क्या है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शंस बढ़ें और इसके साथ ही जो वॉच टाइम है वो बढ़े। तो इसके लिए आप जो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो यहाँ पे विधायी शक्तियाँ की बात हम लोग करेंगे। तो विधायी शक्तियाँ जो कि संसद के संबंध में है, तो हम लोग जानते हैं जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। किसका अभिन्न अंग होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी कि संसद इसके बगैर नहीं चलेगी और ना ही संसद के बगैर ये होगा। यानी कि हम लोग देखते हैं कि संसद मुख्य रूप से किन से मिलकर बनी होती है? तीन अंग होते हैं इसके, तीन से लोगों से मिलकर बनी होती है। एक तो जो राष्ट्रपति होता है हमारा, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। एक जो लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो इनसे मिलकर जो है ये बनी होती है। तो तीन से मिलकर बनी होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा बिना राष्ट्रपति के कार्य नहीं कर सकते एक तरीके से। जैसे कि अगर भाई कोई भी कानून पास होगा ना, लोकसभा से या राज्यसभा से, उन दोनों जगह से पास होकर गया, तो उससे जो भी विधेयक है वो विधेयक एक्ट कब बनेगा, अधिनियम कब बनेगा? वो तभी तो बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अभिन्न अंग होता है और अभिन्न अंग होता है तो इसको कुछ पावर होती है संसद के विषय में, जो कुछ विधायी शक्तियाँ होती है। जैसे क्या कि ये बैठक बुला सकता है। अच्छे से बात समझते हैं हम लोग कि ये क्या कर सकता है? बैठक बुला सकता है। किसकी? संसद की बैठक बुला सकता है। कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, बैठक को स्थगित करने की भी पावर होती है। और इसके साथ साथ ये संसद का क्या कर सकता है? सत्रावसान करता है। सत्रावसान भी करता है। सत्रावसान यानी कि जो सेशन होते हैं हमारे, जो सत्र चलते हैं पार्लियामेंट में, उनका सत्रावसान करता है, यानी उनको ख़त्म भी करता है। लास्ट स्पीच भी जो होती है वो उसकी होती है, फर्स्ट स्पीच भी उसी की होती है एक तरीके से। तो आज भी हम उस पर बात करेंगे कैसे कैसे होता है। तो सत्रावसान यानी कि सत्र जो होते हैं, सेशन जो होते हैं, वो कितने सेशन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में? 3 प्रकार के सेशन होते हैं। कौन कौन से? बजट सत्र, आराम से समझ रहिए। देखिए, पढ़ने गए 2 तरीके मैं यहाँ पे बता दूं। एक तरीका तो आप लोगों का है ना, और एक तरीका मेरा है। अब मैं जो हूँ अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा तरीका है समझाना, कंसेप्ट क्लियर करना। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हम रटाया जाए तो रटा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। चीज़ें अगर आप लोग अपने आप से चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को समझिए, फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। ठीक है, तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मेरा है, मैं अपने तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बस मेहनत करते रहिए। जो लोग रेगुलर बने हुए हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बजट सत्र, और फिर इसके बाद आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र आता है। फिर एक आता है शीतकालीन सत्र या शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। तो 3 तरीके के सेशन होते हैं किसमें? सत्र में। तो इनका अंत या इसको जो शुरुआत है सत्र का आहूत करना, बैठक को आहूत करना मतलब बैठक को बुलाना। तो ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। और एवं ये क्या कर सकता है? ये लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है, विघटित कर सकता है। देखिए, लोकसभा को विघटित करता है
ठीक है, किसको करता है? लोकसभा को। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक शब्द बोला है, क्या? लोकसभा बोला है, संसद नहीं बोला है। यहाँ पे क्या बोला गया है? लोकसभा बोला गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा विघटित हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। संसद को पढ़ेंगे, पार्लियामेंट को पढ़ेंगे, तब भी मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है बता देता हूँ कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, लोकसभा विघटित की जा सकती है। लोकसभा का टाइम कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष में विघटित हो सकती है या उससे पहले भी विघटित हो सकती है। क्लियर है? लेकिन राज्यसभा जो है वो क्या है? एक अस्थायी सदन है। कैसा है? अस्थायी सदन है। तो अस्थायी सदन, राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, माफ कीजिएगा, कैसा सदन है? स्थायी सदन है। लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है। अब लोकसभा अस्थायी सदन होने के कारण क्या होगा कि वो विघटित की जा सकती है, उसे खत्म किया जा सकता है। खत्म मतलब उसे सस्पेंड किया जा सकता है, या वहाँ पे जो सरकार है वो गिर सकती है तो भी विघटित हो सकता है। तो यहाँ पे राज्यसभा जो है विघटित नहीं होती, तो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। विघटित कौन होता है? केवल लोकसभा होती है, तो उसे लोकसभा को विघटित किया जा सकता है बड़े ही आराम से, आसानी से। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भाई लोकसभा को भी विघटित कर सकता है, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, संसद को बुला सकता है, सेशन को बुला सकता है। तो अगर वो सेशन को बुलाता भी है या बैठक को बुलाता है, तो बैठक जो है एक तो नॉर्मल जो चलती है हमारी हर एक सेशन में, हर एक सदन में जो है चलती है बैठक, वो तो होती ही होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उसके साथ साथ देखें तो जो बैठक है वो एक और बैठक के रूप में आप लोग सुना ही होगा आप लोगों ने। कौन सा बैठक? संयुक्त बैठक, है ना। तो जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक में क्या होता है? संयुक्त बैठक कुछ विशेष मुद्दों पर बुलाई जाती है। अगर दोनों ही सदनों के बीच में किसी तरीके के किसी एक विधेयक पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, जल्दी से निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुला सकता है। लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, कहाँ का? लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार कैंडिडेट इसको गलत भी करके आते हैं। ऐसे कई कैंडिडेट हैं भी जो गलत करके आते हैं, जो इसको अध्यक्षता भी जो है किसको लगा के आते हैं? राष्ट्रपति ही अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन के मामले पर नहीं बुलाई जा सकती, आपातकाल लगाने के टाइम पर नहीं बुलाई, ऐसे कुछ विषय भी हैं जिन पर नहीं बुलाई जा सकती। वो हम पार्लियामेंट जब पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन संयुक्त बैठक में क्या है कि इसमें लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास इसको बुलाने की पावर है। इसके बाद ही अगर हम देखें तो राष्ट्रपति प्रत्येक विधायी शक्तियां देख रहे हैं तो ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा, अपने कागज पेन पेंसिल जो है निकाल के रखिएगा। जल्दी ही जो है अगर क्लासेस डिसकंटिन्यूड नहीं हुई, जो दूसरे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं या दूसरी जो एक कहा जा सकता है कुछ भी जो एक स्थितियां बन रही हैं, अगर वो सब सही रही या सही हो गई, तो अब जल्दी ही जो है ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे। और मूल विधि की तो अभी शुरू होगी ही, जल्दी शुरू हो जाएगी, 1 या 2 दिन या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट वीक में, आज के दिन से ही शुरू हो सकती है मूल विधि की क्लास। ठीक है, नेक्स्ट वीक में आज के दिन से ही शुरू हो सकती है मूल विधि की क्लास, जिसमें हम IPC CRPC को पढ़ेंगे। टाइम हम उसका 11 बजे तक रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक तरीके से आपको मूल विधि का भी बता दिया, लेकिन अभी स्थितियों पर निर्भर करता है, स्थितियाँ थोड़ी बहुत ही ज़्यादा विकट चल रही हैं इस समय। चलिए, तो इसके बाद प्रत्येक जो सदन है ना, जो प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि प्रत्येक नए जब सदन चुनाव होते हैं, प्रत्येक बार नया जो चुनाव होता है, या फिर कहा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक नए चुनाव या प्रत्येक नए चुनाव या प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। ये क्या करेगा? जो संसद है, संसद के प्रथम अधिवेशन, जो पहली मीटिंग होगी किसकी? पार्लियामेंट की, तो उसको ये संबोधित कर सकता है। स्पीच किसकी होगी? स्पीच जो होगी सबसे पहली संबोधन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है हर बार नए चुनाव, यानी कि 5 साल पर अगर नए चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, बैठक हुई, तो पहला जो बैठक होगा तो उसमें जो स्पीच देंगे वो राष्ट्रपति देंगे। और इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष जब नया सेशन शुरू होगा, हर साल जब नया सेशन शुरू होगा, तो पहला जो अधिवेशन होगा उसमें भी जो फर्स्ट जो स्पीच होगी वो किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। तो कौन देता है पहले संसद के प्रथम अधिवेशन का संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बड़े आराम से क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर एक कंसेप्ट और देखा जाए तो जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है,
क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद में ही है ये, ठीक है। एक लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। तो जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इनको हम जानते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको सही से चलाने के लिए इनमें अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, इसमें हम अध्यक्ष बोलते हैं, और एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ताकि जब अध्यक्ष ना हो तो ये काम कर सकें। इसी तरीके से राज्यसभा में सभापति होते हैं। कौन होते हैं, सभापति होते हैं, और एक उपसभापति भी होते हैं। यदि सभापति ना हो तो ये संचालन कर सकें। लेकिन जब ये दोनों नहीं हो, है ना, किसी परिस्थिति में किसी वजह से ये दोनों ही ना हो, यहाँ पे हम नहीं लिख दें तो और अच्छे से हमारे शॉर्ट नोट्स अच्छे बन जाएंगे। तो ये दोनों अगर नहीं है किसी भी परिस्थिति में, तब क्या होगा, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, किसी मेंबर को, ठीक है, जो भी मेंबर होंगे लोकसभा के, है ना, सभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, अध्यक्ष बना सकते हैं। इसी तरीके से सेम यहाँ पर होगा कि अगर ये दोनों ही नहीं है, किसी वजह से ये है ही नहीं, तो यहाँ पर भी जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा का कोई भी जो मेंबर है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, सदस्य है, उस सदस्य को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, वहाँ का सभापति नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, और या उपसभापति के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। अगर उपसभापति ही नियुक्त होते हैं मेनली यहाँ पे, ताकि जो है कार्य हो सके आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो तो वहाँ के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति बना सकते हैं, वहाँ का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। इसी तरीके से राज्यसभा में भी अगर ऐसा ना हो, इनमें से सभापति या उपसभापति ना हो, तो भी वहाँ पर किसी सदस्य को बनाया जा सकता है, मेंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही अगर हम आगे देखें तो और जो विधायी शक्तियां हैं, इसमें एक जो विधायी शक्ति महत्वपूर्ण है मनोनीत करने की। तो मनोनीत करने की जो विधायी शक्ति है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसको लेकर अभी 2019 में, दिसंबर 2019 में अच्छा खासा संशोधन हुआ था, और इस संशोधन के बाद जो है चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। तो उस चीज़ पर हमें फोकस करना है। तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को वायरल कर दीजिए। और जो भी क्लिप्स हैं, आप चाहें तो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड लेकर या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप वायरल कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं स्क्रीन की। ये अछूट है, इसको लेकर मेरी तरफ से कोई कॉपीराइट नहीं है कि आप समझें कि कोई कॉपीराइट लगेगा, तो कुछ नहीं। आप स्क्रीन चल रही है अभी, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भी आप शॉर्ट क्लिप्स में भी डाल सकते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन ही देखें, इससे हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जो मनोनीत है, संसद में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं, मेनली अगर अभी तक की स्थिति हम देखें, अभी तक मतलब कि 2019 तक की अगर हम स्थिति देखें, 2019 तक की स्थिति देखें, तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स जो मनोनीत होते हैं वो कितने होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। और 2 कौन होते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। देखिए, एंग्लो इंडियन को जो है थोड़ा नीचे की तरफ लिख लेते हैं, नीचे वाली लाइन में लिख लेते हैं, हाँ, क्योंकि उसको समझाना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर्स मनोनीत होते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कितने होते हैं, लोकसभा में होते हैं टोटल 2 मेंबर्स, ठीक है। लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं, लोकसभा में टोटल 2 मेंबर्स मनोनीत हैं। 2 कैसे होते हैं, वो एंग्लो इंडियन होते हैं। कैसे होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी एंग्ला भारतीय होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं उस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, वो मेनली जो है समाज सेवा है ना, विज्ञान कला, समाज सेवा, और इसके साथ ही जो साहित्य है उससे लिए जाते हैं। कहाँ से, साहित्य से, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। तो इन 4 क्षेत्रों से जो है 12 सदस्यों को कहाँ राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति जी को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। 2 सदस्य जो हैं 2019 तक, वर्ष 2019 तक अगर हम देखें तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस जो हैं वो राज्यसभा में मनोनीत किए जा सकते थे। उनके लिए 2 सीटें जो है सुरक्षित रहती थी, आरक्षित रहती थी। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि 2 सदस्यों का, यानी कि एंग्लो इंडियंस का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में कम है,
तो उनके लिए क्या किया जाता था कि 2 मेंबर्स की सीट आरक्षित रखी जाती थी, और राष्ट्रपति को अगर लगता था कि एंग्लो इंडियंस का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं हो पा रहा है, तो राष्ट्रपति जी 2 मेंबर्स को जो है क्या कर देते थे, मनोनीत कर देते थे। मनोनीत किनको करते थे? जो एंग्लो इंडियंस हैं। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, इसको लेकर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि पूछा ये जाता है कि जो कैंडिडेट होते हैं वो मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि एंग्लो इंडियन एग्जैक्टली होते कौन है। देखिए, एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है वो संविधान के अनुच्छेद किसमें 366 में, किसमें 366 में 366 में बताया गया है। और क्या बताया गया है? ये बताया गया है एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके पिता या जो पितृ संबंध है, या कहा जा सकता है उनके दादा, दादा के दादा, उनमें से कोई जो है यूरोप का निवासी रहा हो और वो भारत में ही स्थायी रूप से बस गए हो, है ना। एंग्लो इंडियन कौन होंगे? जिनके पिता या पितृ संबंध कहाँ से हो? यूरोप से हो, और वह है स्थायी रूप से कहाँ? भारत के निवासी हो गए हैं, ठीक है, हो गए थे, तो उनको जो है एंग्लो इंडियन कहा गया। किसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है? आर्टिकल 366 में बताया गया कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके पिता या पितृ संबंध, यानी कि पिता के पिता उनमें से कोई जो है यूरोप का रहा होगा और वो भारत में आकर बस गया है, भारत का ही निवासी रह गया, तो उनके ही जो वंशज हैं उनको क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो सीधा सा साफ इसमें बताया गया है। तो लोकसभा में और राज्यसभा में दिसंबर 2019 में क्या हुआ? मैं बार बार जो दिसंबर 2019 तक का कंडीशन आपको बता रहा हूं कि दिसंबर 2019 तक लोकसभा में 2 मेंबर्स को क्या करने का? मनोनीत करने का प्रावधान था। इसी तरीके से सेम आप देखते हैं कि जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं, इसमें एक एंग्लो इंडियन को क्या करने की अनुमति होती है? जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की अनुमति यहाँ पर होती है, एक को। किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं उसमें एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है। तो ये पावर किसके पास होती है? राज्य में ये पावर होती है राज्यपाल के पास, ठीक है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। तो अब 2019 में क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो 126वां संशोधन विधेयक है। 126वां कौन सा? संशोधन विधेयक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है इस समय। 126वां संशोधन विधेयक है। देखिए, इस समय जो है CAA NRC को लेकर जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आ गया था, उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, और उस हंगामे के बीच में जो है ये भी संशोधन हुआ और इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। देखिए, इस संशोधन विधेयक में जो बात थी वो 2 बातें थी। एक बात तो ये थी कि जो SC और ST का लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि संसद में जो सीटों का आरक्षण है, संसद में जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो जो है 20 जनवरी 2020 में जो है क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया गया कि इस अमेंडमेंट के थ्रू इसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि 2030 तक आरक्षण को कर दिया गया। किसके लिए? SC और ST के लिए। एक बात ये किया गया। दूसरी बात जो की गई वो ये की गई कि जो लोकसभा है और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा है, तो राज्य विधानसभाओं में जो एक एंग्लो इंडियन नियुक्त होता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है, ये 2 लोकसभा में और एक कहाँ पर होता है? राज्य की विधानसभाओं में। तो उनको जो है इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया, ठीक है। इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया कि अब जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किए जाएंगे, और इसके साथ ही राज्यपाल जो राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे वो भी मनोनीत नहीं किए जाएंगे। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक है 2019 में जो लाया गया था, उसके द्वारा क्या कर दिया गया है? उसके द्वारा अब जो एंग्लो इंडियंस हैं और कहाँ पर? लोकसभा में, और राज्य विधानसभाओं में जो एक एंग्लो इंडियन है, अब राज्यपाल वहां पर उनको मनोनीत करने का जो प्रावधान था वो खत्म कर दिया गया है। और इसी प्रकार से लोकसभा से भी 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। संविधान में अगर हम देखें तो ये जो मनोनीत करने का प्रावधान था वो संविधान के किस अनुच्छेद में था? देखिए, लोकसभा में
अगर हम बात करें तो लोकसभा में ये प्रावधान दिया गया था 331 में। अनुच्छेद 331 में ये कहा गया था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है बहुत कम है, तो इस वजह से क्या करते थे कि लोकसभा में ये मनोनीत कर दिया जाता था। इसी तरीके से जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा है, तो राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 333 में बताया गया था कि राज्य विधानसभाओं में भी जो एंग्लो इंडियंस हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है, जिसके बारे में बताया गया था किसमें, 333 में। अगर राज्य के राज्यपाल को ऐसा महसूस होता है कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसका जो वोट है या फिर कहा जा सकता है परसेंटेज है या प्रतिनिधित्व है बहुत कम है, तो वो राज्य की विधानसभा में उनको मनोनीत कर सकते हैं। तो अब कुल मिला के क्या हो गया है, अब कुल मिला के ये हो गया है कि भाई राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं राज्यसभा में कितने, 12 सदस्यों को, तो 12 सदस्य तो मनोनीत होंगे, समाज सेवा विज्ञान कला साहित्य से आएंगे। लेकिन राज्यसभा में 2 जो अभी एंग्लो इंडियंस हैं वो मनोनीत नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है किस विधेयक में, 126वां संशोधन विधेयक 2019 में। अभी आगे आने वाली परिस्थितियां ये दिखाएंगी, क्योंकि उसके बाद सीएए पर ज़्यादा हल्ला रहा, फिर उसके कुछ समय बाद ही हम देखते हैं दिसंबर 2019 के बाद जनवरी 2020 चला, और हम देखते हैं कि 2020 एक तरीके से पूरा वर्ष ही गायब सा रहा है, क्योंकि कोविड-19 आ गया पैंडेमिक। फिर उसके बाद 2021 भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी आधा वर्ष जो है पूरा गायब होने वाला है, लेकिन कोई कार्य इतना ठीक से अभी तक हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पर अभी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, इसको लेकर अभी क्या चीज़ें और निकल कर आएंगी, अभी क्या और दूसरे नियम बनेंगे कि कैसे जो है इन 2 लोगों को चुना जाएगा या फिर क्या इनके लिए वोटिंग होगी, और उसके बाद जो और भी कई सारे प्रावधान हैं उनको किस तरीके से चेंज किया जाएगा, नंबर्स चेंज हो जाएंगे कई सारे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो निर्वाचित सीटें हैं उनका क्या होगा, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। तो याद रखिएगा 366 में एंग्लो इंडियंस की परिभाषा बताई गई है संविधान में, और इसके साथ ही 331 में ये बताया गया था कि लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत होंगे, 333 में राज्य विधानसभाओं के लिए बताया गया था। अभी 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2019 है, 19 है, वो क्या कहता है, और एससी और एसटी के संसद में जो आरक्षण हैं उनको 2030 तक उसने बढ़ा दिया, 10 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें तो कई बार संशोधन किया गया है और लगातार 10-10 साल जो है बढ़ाते ही गया है। और इसके साथ ही इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे उनकी सीट को भी खत्म कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक का जो कंसेप्ट है आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मनोनीत को लेकर। मनोनीत तो अभी आप लोग ध्यान रखिए कि राज्यसभा में 12 होते हैं, लोकसभा में पहले 2 होते थे लेकिन अभी नहीं होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि संसद में टोटल अभी कितने मेंबर मनोनीत हो सकते हैं, तो अभी 12 मेंबर्स मनोनीत हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं समझता हूँ कि मनोनीत को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अब बन रहे होंगे और चीज़ें अभी बनेंगी, क्योंकि देखिए कोई भी जो विधेयक होता है या अधिनियम होता है, जो एक्ट बनता है, कानून बनता है, तो उसके लिए अभी नियम बनने बाकी होते हैं। तो अभी इसके लिए कुछ नियम अभी बने नहीं है। एक्ट दोनों जगह से ये पारित हो चुका है, लोकसभा से ही पारित हो चुका है, राज्यसभा से ही पारित हो चुका है, और राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर भी कर दिया। बस इसके लिए जो नियम है वो बनने बाकी है, किस तरीके से आगे काम होगा। तो अभी संसद में कितने मेंबर मनोनीत होंगे टोटल? संसद में, पार्लियामेंट में 12। पहले अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछते कि संसद में कितने होते हैं, तो हम क्या कह सकते थे, संसद में 14 लोग होते हैं मनोनीत। लेकिन अभी संसद में जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें 12 लोग मनोनीत होंगे। 12 कहाँ मनोनीत होंगे? 12 जो मनोनीत होंगे या नॉमिनेट होंगे वो कहाँ होंगे? राज्यसभा में होंगे। तो यहाँ पे बात आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जानी चाहिए, एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। जिस तरीके से बताता हुआ चल रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्लियरिटी दे के चल रहा हूँ, उस तरीके से आप बने रहिए। लेकिन जरूरत है कि लास्ट तक बने रहें और हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग नोट डाउन भी करें। इसी तरीके से अगर हम देखें तो राष्ट्रपति के पास विधेयक के संबंध में भी शक्तियाँ होती हैं। विधेयक यानी कि जो अभी मैंने आपको कहा कि ये जैसे 126वां संशोधन विधेयक है या ऐसे कुछ जो दूसरे विषयों को लेकर विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होते हैं, तो उसके संबंध में भी राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स दी गई हैं, है ना। क्या पावर दी गई है कि वह इसको स्वीकृति दे सकता है, उसके ऊपर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अगर वह धन विधेयक नहीं है तो उसको वापस पुनः लौटा सकता है। तो इस चीज को बताया गया है। तो हम देखते हैं जो विधेयक के संबंध में संसद से पारित जो विधेयक होता है, विधेयक जो होता है, तो उसके संबंध में राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां, देखिए विधेयक को लेकर राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसके विधेयक के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास यही कुछ शक्तियां होती हैं, लेकिन वो राज्यपाल के थ्रू आता है, राज्यपाल के थ्रू आता है, तो उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन अगर कोई विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास, विधेयक कहाँ से पारित होकर आएगा? लोकसभा से और राज्यसभा से, इन दोनों जगह से जो है क्या होगा? पारित होकर
आएगा। अब इन दोनों जगह से पारित होकर जब आएगा तो क्या होगा कि विधेयक जो है वो उसके राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ हैं वो क्या क्या हैं, उसे वह अनुमति दे देगा या फिर जो हस्ताक्षर कर लेगा उसे स्वीकृत कर लेगा, है ना, स्वीकृति प्रदान कर देगा कौन, राष्ट्रपति की, हाँ ठीक है, उस पर सिग्नेचर कर देगा और वो विधेयक एक्ट बन जाएगा। बिल जो है क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद वह अपनी स्वीकृति को, किसकी, जो स्वीकृति है, स्वीकृति को सुरक्षित भी रख सकता है, स्वीकृति को क्या करेगा, सुरक्षित भी रख सकता है। यानी कि उसने वीटो पावर का यूज किया, यहाँ पे पॉकेट वीटो हो गया, अत्यांतिक वीटो हो गया, निलंबनकारी वीटो हो गया। तो वीटो शक्तियों के बारे में मैं बताऊंगा एक एक करके। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपति का जो सिलेबस है या टॉपिक है वो छोटा मोटा नहीं है कि आपने पढ़ा और काम खत्म हो गया। देखिए कोई जो लोग ऐसी हवा में लेके चलते हैं ना, उसी का उनका ही जो है क्वेश्चन छूटता है। तो सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर कर दिया। और इसमें ऐसा अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है जो कभी एग्जाम में बना ही नहीं हो। इन सभी से जो है रेगुलर क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो ये समझिए कंपटीशन इतना टफ क्यों हो रहा है, क्योंकि अब वो छोटी मोटी बातें पूछ कर ही नहीं हट रहा है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि जो कैंडिडेट हैं उन छोटी मोटी बातों को जो है पढ़ चुके हैं। तो हम कहाँ से क्वेश्चन पूछे, जहां पर उनका ध्यान नहीं जाता, और ध्यान इन्हीं सब जगहों पर एक तरीके से नहीं जाता है, जो कि अभी यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया थोड़ा बहुत। तो धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है। अगर धन विधेयक नहीं है तो क्या करेगा, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है ना, संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी कि अगर धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है, उस पर जो बात होती है उसको कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्धारित करता है। ठीक है, वो हम संसद को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे क्यों। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो धन विधेयक अगर नहीं है वो है विधेयक, तो संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है मतलब कि उस राष्ट्रपति जी ये कह सकते हैं कि इस विधेयक में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, आप इसको जो है एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से इसमें संशोधन करना है तो उसे कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के ऊपर ये बाध्यकारिता होती है कि राष्ट्रपति जो है एक बार अगर विचार के लिए उसने भेजा है किसी विधेयक को और लोकसभा और राज्यसभा पुनः उस पर विचार करके उसे वापस भेज देती है, उसे क्या कर देती है, वापस भेज देती है, कहाँ पर, राष्ट्रपति के पास करके, संशोधित करके या फिर बिना संशोधित किए, तो अब राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारिता है कि वो उस पर सिग्नेचर करें। देखिए ऐसा 1942 में क्या हुआ, माफ कीजिएगा 1976 में क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन में जो इंदिरा गांधी है उन्होंने ये लिखवाया था इस शक्तियों में, या राष्ट्रपति की जो ये शक्तियां हैं या जो इस अनुच्छेद में ये लिखवा दिया था कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति संसद से पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, उसे स्वीकृति देनी ही होगी। ठीक है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसमें ये लिखवा दिया गया कि राष्ट्रपति अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है उसे वापस भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर उस विधेयक पर एक बार फिर से पुनर्विचार करके भेज दिया गया है राष्ट्रपति के पास दोबारा से, तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा कि भैया उस पर सिग्नेचर करना होगा, अब तुम बच के नहीं जा सकते हो। तो बात बिल्कुल क्लियर और सटीक समझ में आ जानी चाहिए। ये तो मैंने इधर संसद की बात की कि जो संसद से पारित विधेयक है। अगर इसी तरीके से देखें तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं, है ना, राज्य की जो विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में किसी भी विधेयक को जो अनुमति देता है वो अनुमति कौन देता है, राज्यपाल देता है। कौन देता है, राज्यपाल देता है। इस चीज को मैंने आप लोगों को बताया है क्योंकि राज्यपाल वहां पर स्टेट का हेड होता है एक तरीके से, तो राज्यपाल जो है उसको अनुमति देता है। वह भी उसको क्या कर सकता है, स्वीकृति प्रदान कर सकता है या अपने पास सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, या फिर अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो धन विधेयक नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय विषय का मुद्दा है ना, संघीय विषय का मुद्दा है और राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर जो है राष्ट्रपति की राज्यपाल को लगता है कि इस पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति लेनी चाहिए। विषय मुद्दा कैसा है, एक संघीय मुद्दा है, देश के हित का मुद्दा है, देश के विषय में कोई मुद्दा है, या फिर संघीय कानून के संबंध में कोई मुद्दा आ जाता है, तो राज्यपाल के अगर पास ऐसा कोई विधेयक पहुंचता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, राज्य विधानसभाओं से,
तो राज्यपाल क्या करेगा कि उसे राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर देगा, और राष्ट्रपति उसे भी क्या कर सकता है, स्वीकृत रख सकता है, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या फिर उसे स्वीकृति दे सकता है, या फिर राज्यपाल को कह सकता है कि इसे जो है विधानसभा को पुनः लौटा दो ताकि वो विचार कर सके। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली होगी कि जैसे यहाँ पर पुनर्विचार के बाद आया विधेयक बाध्यकारी होता है राष्ट्रपति पर, तो यहाँ पर पुनर्विचार के बाद अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा से पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, बाध्यकारिता कहां पर है दोबारा पर सिग्नेचर करने के लिए? संसद से आए विधेयक पर, ना कि राज्य विधानसभाओं से आए विधेयक पर। तो मैं यहां तक समझता हूं कि आपको जो है विधायी शक्तियां जो है राष्ट्रपति की वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद जो कुछ एक वित्तीय शक्तियां हैं उस पर एक छोटी सी दृष्टि डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, वो भी हमारा अभी हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो शक्तियां हैं जिसमें मुख्य रूप से न्यायिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियों में क्षमादान की शक्तियों को देखेंगे कि जो क्षमादान है वो कितने टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं, कौन कौन से क्षमादान होते हैं और उनमें क्या क्या विषय हमें देखने को मिलते हैं। तो जो वित्तीय शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वित्तीय शक्तियां, ठीक है, जो फाइनेंशियल पावर है राष्ट्रपति की, जो वित्तीय शक्तियां हैं, जो फाइनेंशियल पावर है वो क्या है? धन विधेयक, एक तो सबसे पहले जो धन विधेयक होता है, तो जो धन विधेयक होता है तो धन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको धन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति की क्या ली जाती है? पूर्व अनुमति ली जाती है। बिना पूर्व अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो राष्ट्रपति जो है इस पर पूर्व अनुमति देते हैं, तभी जो है ये संसद में संसद में पेश हो सकता है। और यही कारण होता है कि जो धन विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर जो है पहले ही अनुमति ले ली जाती है। तो धन विधेयक अगर संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है तो उस पर पहले राष्ट्रपति की पुनर्नुमति लेनी होगी, पहले ही अनुमति, पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, और राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही ये प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है संविधान में, बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। किसका? बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि हम देखते हैं कि अक्सर हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? बजट शब्द को जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो उसका मतलब क्या हो गया? बजट। तो संविधान में जो इस्तेमाल किया गया शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट कौन प्रस्तुत करता है संसद में? राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करता है। तो संसद में प्रस्तुत, ठीक है, जब वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत किया जाता है तो संसद में जो अभिभाषण होता है पहला, वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो बजट भी राष्ट्रपति प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वित्त मंत्री होते हैं वो तो बस केवल बताते हैं कि जो घाटा रहा, लाभ रहा, लेकिन प्रस्तुत कौन करता है? राष्ट्रपति ही वार्षिक वित्तीय विवरण को, बजट को प्रस्तुत करते हैं। यही एक बहुत भारी काम होता है राष्ट्रपति के पास, यही एक बहुत भारी काम होता है, खड़े होकर इतना लंबा चौड़ा बजट को बोलना पड़ता है। अगर आपने बजट का जो सेशन देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि पहला जो अभिभाषण होता है वो इनका ही होता है, यही जो संसद के पटल पर रखवाते हैं, ठीक है। और इनके यहाँ पर फिर आगे चल के जो वित्त मंत्री होते हैं उसके अंदर के सारे कॉज एंड प्रॉज बताते हैं। तो सबसे भारी काम होता है ये एक तरीके से उनका, नहीं तो बाकी जो है कुछ काम इतना हैवी होता नहीं है, आप लोग भी समझ ही रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि रबड़ स्टैंप की तरह होते हैं हमारे राष्ट्रपति, उनको केवल सिग्नेचर करना होता है, नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ ही जो अनुदान की मांग होती है, अनुदान की मांग बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के, बिना सिफारिश के, किसके? राष्ट्रपति के, ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के क्या होगा? पूरी नहीं की जा सकती। तो अनुदान की जो मांग है, अनुदान की मांग, जो मांग है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर नहीं की जाती। जैसे मैंने कल आपको वित्त आयोग बताया होगा, तो वित्त आयोग में जो ये बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किया जाए और किसी भी तरीके का अनुदान दिया जा रहा है, ऐड दिया जा रहा है, कोई फाइनेंशियल सहायता दी जा रही है किसको? किसी राज्य को, तो वो भी जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही दिया जाता है, उसके बगैर नहीं दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन अक्सर पुटअप होते हैं और पूछे भी जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं? न्यायिक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अक्सर इनको लेकर प्रश्न पूछ लेता है न्यायिक शक्तियों को लेकर। तो न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं जल्दी से।
लेकिन न्यायिक शक्तियाँ मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है एक अंतिम रास्ता, है ना, कि अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है ना, दंड दिया गया है, उसे पनिश किया गया है किसी तरीके के अपराध के लिए, तो अंतिम एक मार्ग होता है लास्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उसे दंडित कर दिया है, तो लास्ट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति किसी तरीके के क्षमादान दे देता है किसी प्रकार का, 5 प्रकार के मेनली क्षमादान देखे जाते हैं, तो 5 में से किसी एक प्रकार का क्षमादान दे देता है तो हो सकता है कि कुछ रियायत हो जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ, तो न्यायिक शक्तियों में सबसे पहले हम क्षमादान पर पहुँचें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, और क्या, और उच्च न्यायालय, इनके जो जज होते हैं, है ना, कौन, जज, न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जजों को नियुक्त करते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर किसी विधि या किसी कानूनी तथ्य पर जो है उच्चतम न्यायालय से क्या करते हैं, परामर्श लेते हैं, परामर्श भी ले सकते हैं। और यह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति पर जो है ये बाध्यकारी नहीं होती है। और इस परामर्श के विषय में हम देखते हैं आर्टिकल 143 में, है ना। आर्टिकल 143 में ही तो बताया गया कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति किसी विशेष मुद्दे पर, किसी कानूनी विषय पर, किसी कानूनी तथ्य को लेकर जो है क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय ने परामर्श दिया है वो बाध्यकारी नहीं होगा कि मानना ही पड़ेगा। जैसे मंत्रिपरिषद अगर कोई परामर्श देती है किसे, राष्ट्रपति को, तो क्या होता है, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो है माने या ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक न्यायिक शक्तियां हैं कि वो परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अपराध के संबंध में अगर हम बात करें तो अपराध, किसी अपराध से जो दोष सिद्ध व्यक्ति है कोई, है ना, कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, दंड दे दिया। यानी कि पहले तो क्या होता है, एक सीढ़ी एक होती है कि भाई जिला न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी है, वही चीज़ सजा को बरकरार रखा है। मृत्यु दंड दे दिया मान लिया किसी को, अब जब मृत्यु दंड दे दिया तो कहाँ गया वो, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। एक बार फिर से पुनर्याचिका डाली, पुनर्विचार याचिका डाली, उसमें भी वो याचिका खारिज कर दी और सुनवाई नहीं की दोबारा से। तो अब जो है उस व्यक्ति के पास अंतिम रास्ता बचता है, कहाँ का, जो राष्ट्रपति के पास जाने का, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की जो है हम लोग क्षमादान शक्ति देखते हैं। यानी किसी व्यक्ति को अगर दंडादेश दिया गया है ना, दंड दिया गया है, दंड का आदेश दिया गया है, दंड का आदेश दिया गया है दोष सिद्ध किसी व्यक्ति को, तो जो दंड का आदेश दिया गया किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को, तो उसको क्या किया जाएगा, उस दंड के आदेश को राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं और परिवर्तित भी कर सकते हैं। निलंबित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए सस्पेंड, माफ कर सकते हैं, या फिर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात हो जाती है कि आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो इसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्षमादान, है ना। एक तरीके से क्या बोलते हैं, क्षमादान। चलो भाई क्षमादान दे दिया, है ना। क्षमादान की जो बात बोली गई है वो किस में बोली गई है, आर्टिकल 72 में बोली गई है, अनुच्छेद 72 में इसे बोला गया है। क्षमादान जो है राष्ट्रपति किन मामलों में दे सकता है, तो बेसिकली 3 जगहों से मिले। एक तो जो सैन्य न्यायालय है ना, सैन्य न्यायालय, एक जो कोर्ट होता है किसका, मिलिट्री कोर्ट होता है ना, मिलिट्री न्यायालय होता है, वहाँ से अगर किसी को सजा मिली है तो उस पर वो क्षमादान दे सकता है। इसी तरीके से किसी केंद्रीय कानून, किसी केंद्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जो है वो क्षमादान दे सकता है। इसी तरीके से और मृत्युदंड अगर किसी को दिया गया है तो उस विषय में राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका पर विचार कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो क्षमादान के कंसेप्ट की बात की गई है, तो क्षमादान का जो कंसेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं उसमें देखें तो ये न्यायपालिका से स्वतंत्र होती हैं। न्यायपालिका इसमें कोई काम नहीं करती है और राष्ट्रपति को इस संबंध में 2 रूपों में शक्तियां प्राप्त होती हैं कि राष्ट्रपति को कोई शक्तियां दी क्यों गई हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसको अगर हम देखें
कि राष्ट्रपति को जो आर्टिकल 72 है उसमें क्षमादान देने की शक्ति है वो किस तरीके से दी गई है और उसका कारण क्या है। तो इसके दो स्वरूप देखे जाते हैं कि एक तो विधि का प्रयोग होने वाली जो न्यायिक प्रयोग है या कहा जाए न्यायिक गलतियां हैं उसको ठीक किया जा सके, और यदि किसी व्यक्ति को कठोरतम सजा दी गई है और इतनी कठोर सजा के लिए वो व्यक्ति योग्य नहीं है कि उसको जो है इतनी कठोर सजा दी जाए, तो क्या होगा कि उस सजा को थोड़ा सा प्रभावी कम करने के लिए या उसे कठोरता को कम करने के लिए भी जो है ये दिया जाता है। तो न्यायपालिका से स्वतंत्र है कौन सी शक्ति? जो क्षमादान की है। सबसे पहले किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद लिखिए फटाक से, अनुच्छेद 72 लिखना है। अनुच्छेद 72 में जो क्षमादान शक्तियां हैं ये किससे अब स्वतंत्र है? न्यायपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका की तरह कार्य नहीं करता है एक तरीके से कि वो जैसे कोर्ट में सुनवाई होती है उस तरीके से सुनवाई नहीं करता। तो न्यायपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है, एक तरीके से राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। तो इसके जो दो स्वरूप है, इस राष्ट्रपति की जो ये शक्ति है इसके दो स्वरूप देखे जाते हैं। एक तो ये कि जो विधि का प्रयोग किया गया है वो कहीं गलत तो नहीं किया गया है। विधि का प्रयोग यदि गलत हो गया है, क्या हो गया है? गलत तरीके से लगाया गया है, गलत लगाया गया है, तो उस गलती को क्या करना है? सुधारना है। यानी कि सुधारने के लिए, उस गलती को सुधारने के लिए ऐसा राष्ट्रपति को पावर दी गई है। इसी तरीके से अगर कोई कठोरतम सजा दी गई है, कठोरतम सजा दी गई है, लेकिन उस कठोरतम दंड के लिए वह व्यक्ति योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, उसको जबरदस्ती जो है या कहा जा सकता है कि इतनी कठोरतम सजा उसे नहीं देनी चाहिए लेकिन उसे इतनी कठोर सजा दे दी गई है, तो उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को, उस दंड के प्रभाव को थोड़ा प्रभाव को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए। तो ये हम दो उद्देश्य देखते हैं मेनली कि क्षमादान की जो पावर है वो राष्ट्रपति को दी गई। अब बात कर लेते हैं क्षमादान की। जो क्षमादान होते हैं आर्टिकल 72 में जो बताया गया है उसमें हम जो देखते हैं कि जो क्षमादान है मुख्यतः दो रूपों में, 5 रूपों में देखने को मिलता है। कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं? जैसे क्षमा हो गया एक, क्षमादान में ही एक क्षमा यानी कि पार्डन है ना, किसी को क्षमा करना। इसी तरीके से एक होता है आपका लघुकरण, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ठीक है। तो जो क्षमा होता है, क्षमा में क्या हो गया? क्षमा में भैया आजाद होगा, छूट गए तुम बिल्कुल ही, क्या हो गया? राष्ट्रपति जी ने क्षमा कर दिया कि तुम पर जो है अब कोई भी जो तुम्हें जो सजा दी गई है वो गलत दी गई है, बिल्कुल तुम बिल्कुल बेकसूर हो। तुम्हारे नाम के आगे पीछे से जो भी अपराध के सेक्शन लगे थे, धाराएं लगी थी, वो सारी धाराएं क्या हो गई? खत्म हो गई। तो यहाँ पे हम क्षमा का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? पूर्णतः माफ, पूर्णतः माफ कर दिया गया है। अब कोई भी आपके ऊपर दंड का प्रावधान नहीं है। लघुकरण क्या हो गया? लघुकरण का अर्थ क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। इसमें क्या कर दिया गया है? दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सीधा सा कंसेप्ट है, इसका अर्थ क्या हो गया? मृत्युदंड दिया गया था। क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। और मृत्युदंड जो दिया गया था तो राष्ट्रपति को लगा मृत्युदंड ज्यादा हो गया है, इसे कठोरतम सजा दे दो, कठोरतम कारावास, आजीवन कारावास की सजा दे दो। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर कोई सजा मृत्युदंड की है, मृत्युदंड दिया गया है किसी व्यक्ति को और उस मृत्युदंड को बदलकर क्या कर दिया गया है? उस मृत्युदंड को बदलकर कठोर सजा के रूप में बदल दिया, कठोर कारावास के रूप में बदल दिया गया। तो ये हो जाता है लघुकरण, यानी कि दंड के स्वरूप को बदल दिया। लघुकरण मतलब दंड के स्वरूप को बदल दिया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो परिहार है, परिहार में क्या है? प्रकृति को बदले बगैर, है ना। परिहार में क्या चीज हो गया? परिहार में मतलब हो गया कि दंड की प्रकृति को बदले बगैर, जो दंड है दंड की प्रकृति को बदले बगैर, इसका अर्थ क्या हो गया? बदले, दंड की प्रकृति को बदले बिना। तो दंड की प्रकृति को बदले बिना आप जो है क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि जो परिहार किया जाता है, क्षमादान दिया जाता है। मतलब कैसे? इस चीज को समझते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको कठोर सजा तो दी गई थी, कठोर कारावास दिया गया, मान लो किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया। अब जो कठोर कारावास दिया गया वो कितने वर्ष का था? 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, बहुत कठोर। अब यहाँ पर प्रकृति को नहीं बदलना है। प्रकृति क्या है इसकी? कठोर कारावास की प्रकृति, कठोर कारावास ही रखना है, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया। कितना कर दिया? अब ये 1 वर्ष का कर दिया। ठीक है।
यानी कि दंड की प्रकृति बदले बिना समय में कमी कर देना, ठीक है, या अवधि में कमी करना, है ना। दंड की प्रकृति को बदले बिना अवधि में कमी कर देना। कठोर कारावास था 2 वर्ष का, उसे 1 वर्ष का कर दिया गया। विराम, विराम क्या हो गया? अब भाई विराम लगा दिया, है ना। विराम मतलब क्या हो गया? विराम मतलब कि जो चीजें बनी हुई हैं, यानी कि एक तरीके से विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। कुछ विशेष जो परिस्थितियां हैं, विराम मतलब कुछ विशेष जो परिस्थितियां हैं उसमें सजा को कम कर देना। इसमें विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? मान लीजिए कोई भाई जो अपराधी है वो एक गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला है ना, तो उसकी सजा जो है जो कठोर थी उसको कम कर दिया गया। शारीरिक अपंगता है ना, कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसने अपराध कर दिया है तो उसको जो सजा दी जाएगी वो कठोर नहीं दी जाएगी, उस पर विराम लगेगा, या फिर उसे सजा जो दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत ही कठोर सजा दे दी है। अब बहुत ही कठोर सजा दे दी है, राष्ट्रपति को लगा कि यार ज़्यादा ही कठोर हो गया है, ये जो व्यक्ति है इसको इतनी कठोर सजा नहीं दी, या जो ये गर्भवती महिला तो गर्भवती है, अब इतना कठोर सजा कैसे झेलेगी, तो उसकी सजा को कम कर दिया गया। तो विशेष परिस्थितियों में इसे कर दिया गया, तो समझे। तो ये जो पावर है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, जो क्षमादान की शक्ति है। प्रविलंबन, जो प्रविलंबन का उपयोग ज़्यादा होता है ना, प्रविलंबन का उपयोग जो है वो ज़्यादा होता है। हमें जो है ये आजकल हमें देखने को भी मिलता है। अभी आप लोगों ने निर्भया केस देखा होगा, निर्भया केस में जो 4 अपराधी थे उनको फांसी दी गई, लेकिन उससे पहले वो बार बार उनकी जो फांसी की डेट बढ़ा दी जा रही थी, है ना। ऐसे बहुत से लोगों में गुस्सा भी था कि बार बार इनकी फांसी की डेट क्यों बढ़ा दी जा रही है, क्यों नहीं सजा दी जा रही है। तो उसका कारण ये था कि उनको जो है प्रविलंबन मिल जा रहा था। प्रविलंबन में क्या होता है कि जो भी सजा है ना, खासतौर पर मृत्युदंड जो है, खास तौर पे मृत्युदंड के लिए होता है ये। मृत्युदंड को जो है कुछ समय के लिए विराम लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है, रोक दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। और ये क्यों रोका जाता है? ताकि जो याचिका करता है उसको इनमें से कोई एक जो है मिल जाए, इनमें से कोई एक मिल जाए, या फिर विराम मिल जाए, सजा कम हो जाए, या फिर परिहार मिल जाए, दंड की प्रकृति बदले बिना ही समय की अवधि कम हो जाए, या फिर लघुकरण मिल जाए कि भाई दंड का स्वरूप ही बदल दिया जाए, और क्या हो कि मृत्युदंड दी गई है तो कठोर कारावास मिल जाए, भाई मृत्युदंड ना मिले, है ना, फांसी पर ना चढ़ाया जाए। नहीं तो भैया अगर ज़्यादा कठोर किए हो तो राष्ट्रपति जी भी अलग कर देंगे। इसके अलावा अभी एक केस और है जिसमें महिला एक जो है उनको फांसी दिए जाने की बात की जा रही है, यानी कि ये जो महिला है इनको जो है फांसी दी जाएगी, ये पहली महिला होंगी देश में। ऐसा प्रावधान नहीं है हमारे कानून में कि महिलाओं को फांसी नहीं दी जाती है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक नैतिकता है कि महिलाओं का सम्मान हो। महिलाएं पहले से ही शोषित रही हैं, तो अगर उन्होंने अपराध भी किया है तो किसी कारणवश किया होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये केस देखा गया उसमें क्या देखा गया कि वो है एक अलग ही सीन था। अब वो अलग ही सीन था जिसमें उसने अपने पूरी फैमिली को मार दिया। अभी आप लोग कह रहे हैं बिना नाम लिए बात कर रहे हैं, तो मैं नाम भी याद नहीं आ रहा है ना, तो लेकिन पहली महिला होंगी जिन्हें फांसी, तो उनके लिए भी जो है प्रविलंबन को डाला गया कि भाई सजा थोड़ी सी आगे बढ़ा दी जाए, या फिर लघुकरण दे दिया जाए, कठोर कारावास दे दिया जाए, है ना, मृत्युदंड ना दिया जाए। और इसमें कारण बताया गया और ये भी बताया जा रहा है कि उनका बच्चा है एक 7-8 साल का, तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें अभी देखी जाएंगी। तो प्रविलंबन का मतलब कि मृत्युदंड को कुछ समय के लिए या विशेषकर मृत्युदंड के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, डेट आगे बढ़ा दी जाती है। मृत्युदंड तो होगा ही होगा, लेकिन डेट आगे बढ़ा दी जाती है कि याचिका जो है, याचना जो है वो व्यक्ति और ज़्यादा कर सके राष्ट्रपति से कि आप जो है इनमें से कोई एक विधेयक या कोई एक जो है क्षमादान हमें दे दीजिए ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो हमारा संविधान है, संविधान में अनुच्छेद 161 भी जो है क्षमादान की बात करता है, लेकिन वह राज्यपाल के लिए करता है। राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियां होती हैं। तो ये हमने बात कर ली, जो हमारा राष्ट्रपति है, देश का राष्ट्रपति है, उसको जो क्षमादान की पावर है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ तक चीजें अच्छे समझ में आई तो जल्दी से कमेंट कर दो यस और नो, और थम्स अप करके जो है थम्स अप करके भेज दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट। अगर चीजें समझ में आ रही है तो सेल्फिश मत बनो, अपने दोस्तों को भी पढ़ने दो, थोड़ा सा सिखाओ, उन्हें कहो पढ़ने के लिए। भाई एग्जाम्स में ये चीज़ें बड़े आराम से पूछ लिए जाते हैं, और जिनको नहीं पता है अभी तक, जो भी कंफ्यूजन में थे, उनको मुझे लगता है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं और अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि आपको अच्छी और क्वालिटेटिव एजुकेशन आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिल जाए ना। थोड़ा सा पुण्य कमा लो भाई, है ना, थोड़ा पुण्य कमाओगे तभी तो आप देखोगे कि आपको पता चलेगा
कि हो सकता है वो पुण्य जो है ना, कहते हैं ना कि पुण्य का फल अच्छा होता है ना, पाप पुण्य वाला टाइप का है ना, तो अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं तो अच्छी बात है, अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो सेल्फिश मत बनिए। और अगर आप विश्वास नहीं रखते पाप पुण्य में, तो अगर पाप पुण्य में विश्वास नहीं रखते तो सीधी सी बात है कि भाई मानवता में तो विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा भला हो जाएगा, कर दो शेयर, ठीक है। दोस्तों को कह दो कि भाई देख लें, थोड़ा सा समझ लें चीज़ों को। हाँ, ये बात दूसरी है कि बहुत सी बातें ये आती हैं कि सर आप पढ़ाते हैं तो बस पढ़ाते चले जाते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूँ बीच में, मेरा उन सबसे यही रहता है कि देखिए आप बहुत सारे ऐसे हैं टीचर्स, रेस्पेक्टेड हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं जो पढ़ाते हुए शायद थोड़ा बहुत मजाक भी करते हैं। मैं भी बीच बीच में बोल देता हूँ, बातें तो होती ही हैं हमारी, लेकिन अगर आप चाहें कि उस लेवल तक का मैं मजाक करूं जो कि ज़रूरत नहीं है, या फिर कहा जा सकता है चुटकुले छोड़ूं, तो वो भी नहीं। और वो भी ये कि अकेले रूम में खड़े हैं और एक फ़ोन से बातें कर रहे हैं या कैमरा से बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो भी कैमरा भी नहीं है, कैमरा भी मैं फालतू ही बोल रहा हूँ, फ़ोन है एक मेरा छोटा सा अंडर क्वालिटेटिव फ़ोन है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, लेकिन उससे मैं बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है चुटकुले छूटने भी जो है ना बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ये जो हंसना होता है ना, ये भी हंसना बस निकल के आ जाता है तो आ जाता है, ठीक है। तो पढ़ाना है तो पढ़ाते ही रहना है, चीज़ों को सीखिए। आप पढ़ने के लिए हैं, कुछ सीखने के लिए हैं। अगर आप चीज़ें सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप चीज़ों को सीखिए बस, ठीक है। सीखने पर फोकस कीजिए। आप पढ़ने के साथ साथ चुटकुला चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं, है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन है, सीखना नहीं है। वो क्या है? डिस्ट्रैक्शन है। तो सीखना उसे कहते हैं। अगर एक बार में चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, किसी दूसरी चीज़ की तरफ फोकस मत कीजिए। यानी कि अगर आप किसी सीखते समय कोई और चीज़ में फोकस कर रहे हैं, आपका दिमाग जा रहा है, तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से 100% नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या देना है? 100% देना है। तो लग जाइए अच्छे से। इसके साथ ही न्यायिक शक्तियों में राज्यपाल को भी देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, उसकी पावर भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल के विषय में बहुत से लोगों को कम पता चलता है या पता भी रहता है। और अगर खास तौर पर जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उसमें अगर क्वेश्चन बन जाए मेनली, तो क्या बात है, फिर मजा ही आ जाएगा, और बनते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 161 है, देखिए अब ये वो छुपा हुआ एरिया है मेनली जो ज़्यादातर कैंडिडेट इस पर फोकस नहीं करते, या कहा जा सकता है कि ज़्यादातर इसे पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर राष्ट्रपति के क्षमादान तक सीमित रहता है। अब एग्जामिनर का दिमाग घूम जाए, क्या घूम जाए? दिमाग घूम जाए, और वो सोचे कि बहुत राष्ट्रपति का क्षमादान पूछ लिया, अब जो है पूछ लेते हैं किसका? राज्यपाल का। तो राज्यपाल का क्षमादान किस में है भाई? 161 में है। किस में है? 161 में। राज्यपाल का जो क्षमादान है वो किस में? 161 में। तो 161 में जो है राज्यपाल का क्षमादान है। अब राज्यपाल का क्षमादान 161 में बताया गया है, वो राष्ट्रपति के समान ही है लगभग, ठीक है। लेकिन राज्यपाल जो है, एक तो जो सैन्य न्यायालय होता है, सैन्य न्यायालय, उसके संबंध में कोई सुनवाई नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो मामला होता है कौन सा? जो कि केंद्रीय, या कहा जा सकता है मृत्युदंड जो होता है, मृत्युदंड, चाहे वो राज्य कानून के अंडर मृत्युदंड दिया गया हो, लेकिन मृत्युदंड के संबंध में क्षमा नहीं दे सकता। क्षमा, अब यहां पर क्षमा से मतलब ये है कि मृत्युदंड के संबंध में क्षमा मतलब जो राष्ट्रपति के पास पहले वाली पावर थी, पूर्णतः माफ वाला कंसेप्ट नहीं है, है ना। पूर्णतः वो माफ नहीं कर सकता है, पूर्णतः माफ नहीं कर सकता। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यपाल जो है सैन्य न्यायालय के संबंध में किसी भी तरीके के मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, उस पर एकाधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। मृत्युदंड को बिल्कुल माफ करना, है ना, पूर्णतः माफ कर देना कि अब इसको मृत्युदंड भी नहीं होगी, कोई और दूसरी सजा भी नहीं होगी, वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। हाँ, मृत्युदंड को राज्यपाल जो है कम कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, विराम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, ये चीजों को कर सकता है। कौन? राज्यपाल कर सकता है, ठीक है। लेकिन मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। तो अच्छे से समझ लीजिए, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, राज्यपाल मृत्युदंड को पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है, और ना ही सैन्य न्यायालय से संबंधित मामलों पर वह बात कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन कर सकता है। इस मामले में जो है राष्ट्रपति के समान ही इसकी पावर है, चाहे वो मृत्युदंड ही दिया हो। मान लो कि किसी ए नाम के व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, ठीक है, वह राज्यपाल के पास याचिका दायर करता है, याचना करता है कि भाई मुझे जो है माफ कर दो। तो राज्यपाल जो है इस मृत्युदंड को क्या कर सकता है? कठोर कारावास में बदल सकता है, कठोर कारावास में बदल सकता है, ठीक है। कठोर कारावास मतलब क्या कर दिया उसने? लघुकरण कर दिया,
लघुकरण कर दिया, किसने? राज्यपाल ने कर दिया। लेकिन अगर इस ए नाम के व्यक्ति को राज्यपाल सोचे कि इसके मृत्यु दंड को ही क्षमा कर दिया जाए, बिल्कुल माफ कर दिया जाए, कि इसने कोई सजा ही नहीं, इसने कोई अपराध ही नहीं किया है, तो ये वो नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का, पूर्णतः माफ करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना, राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अब बात मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो यस बोल दीजिए जल्दी से कमेंट में सभी लोग, और इसके साथ ही जो है थम्स अप कर दीजिए, है ना। थम्स अप पीना नहीं है ना, थम्स अप करना है। कभी थम्स अप लेके बैठ जाओ पीने के लिए, कि सर ने बोला है कि थम्स अप पीना है ना, थम्स अप पीना नहीं है। चलिए, इसके बाद जो हम लोग बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं संविधान में जो दी गई कुछ जो शक्तियां हैं, कैसी शक्तियां? आपातकालीन शक्तियां, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है आपातकाल के विषय में। यहाँ तक तो हमने न्यायिक शक्तियों को देखा, ये जो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स हैं, उस पर हमने बात की। अब हम लोग बात करेंगे किसके विषय में? अब हम लोग बात करेंगे जो आपातकालीन शक्तियां, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, और इसके साथ साथ हम आपातकाल के जो प्रोविजंस हैं उसको भी देख लेंगे। यानी कि एक साथ हमारा एक तो राष्ट्रपति वाला खत्म हो जाएगा चैप्टर, जो उसकी पावर है, और उसके साथ साथ जो है हमारा जो आपातकालीन वाला जो चैप्टर है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। आपातकाल के जो विषय हैं वो भी खत्म हो जाएगा। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, आराम से समझेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तेजी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आराम से बैठकर चीज़ों को अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको बार बार चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ईमानदारी के साथ, है ना, ईमानदारी के साथ थोड़ा सा कंसंट्रेशन मिलाकर बैठ जाइए, ईमानदारी के साथ मिक्स कीजिए किसको? कंसंट्रेशन को, और बैठ जाइए आराम से क्लास को लेकर, हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और फिर उसके बाद आधा घंटा दे दीजिए रिवीजन करने को। फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जो जो बातें मैं बताता हूँ उसको एक बार सुन लिया कीजिए, फिर उसके बाद आराम से रिवीजन कीजिए। सारी कहानी अपने आप याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है कि किसमें क्या होता है, कैसे होता है। आप अपने स्तर पर भी कोई इनोवेशन कर सकते हैं तो इनोवेशन कीजिए, पूर्ण छूट है, पूर्णतः छूट है। आप को कोई भी ऐसी इस तरीके का दबाव नहीं है कि आप जो पढ़ें तो सिर्फ मेरे ही टर्म से पढ़ें, आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और मैं बार बार इसी चीज़ को कहता हूं कि आप जहां से कोई और सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आंसर मैं अगली क्लास में ज़रूर दूंगा, क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही है। लाइव क्लास होने लायक अभी मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए होते, 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए होते, और आप यकीन मानिए कि अभी तक जो है 1000 सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुए, तो इसका मतलब कि सपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कम है मुझे। चलिए, फिर भी कोशिश तो मैं करता ही रहूँगा, आगे तक बढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद जो हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियों पर, किस पर? आपातकालीन शक्तियाँ। तो भाई जो आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर है ना, और उपबंध, और क्या? उपबंध। तो जो इमरजेंसी पावर्स हैं और जो प्रोविजंस हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो पावर और प्रोविजंस हैं, एक बात और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ना, पावर्स हैं, ये राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल के संबंध में घोषणा कर सकता है। कौन कर सकता है इसकी घोषणा? सीधी सी बात है, घोषणा करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो भाई राष्ट्रपति के पास जो है ये इसकी शक्ति हो गई, ठीक है। उपबंध की बात करेंगे, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर हम इन सभी की ही बात कर लें तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल के संबंध में उपबंध बताए गए, ठीक है। आपातकाल के संबंध में क्या बताया गया? उपबंध बताए गए। तो यहाँ पर हमें एक बात ये ध्यान में रखनी होगी कि बहुत से कैंडिडेट इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं। अगर उनसे क्वेश्चन पूछूं, या मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मैं ऑप्शंस देता हूं, फ्रांस, जर्मनी, रूस, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, कि आपातकालीन उपबंध हमारे देश में या हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश से लिए गए? फ्रांस, जर्मनी, रूस, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर किसी का कमेंट एडिट होता है मेरे आंसर के बाद तो दिख ही जाता है कि एडिट किया हुआ है। तो जिन लोगों ने भी कमेंट आंसर दिया है तो अच्छी बात है, जिन लोगों ने इनमें से कोई नहीं आंसर दिया है वो बेस्ट है भाई,
है ना, यानी कि वो बंदा जो है चीज़ों को पढ़ता है, समझता है, चीज़ों को देखा है, उसने अभी पहले पढ़ा हुआ है। जिन्होंने जर्मनी दिया है वो बिल्कुल गलत है। यही चीज़ होती है एग्जाम में भी, जो गलती होती है, आप लोग बड़े ही उत्साह के साथ तो ये लगा देते हैं जर्मनी हमने उपबंध लिया है, जर्मनी से जो है हमने उपबंध लिया है इमरजेंसी का, बड़े खुश होकर लगा के आते हैं, जो कि गलत है। जो आपातकालीन उपबंध है, जो प्रोविजंस हैं, है ना, कि किस तरीके से उनको लगाया जाएगा, प्रशासनिक वितरण कैसा होगा, ये जो है कंसेप्ट हमने लिया है भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है, यहां से लिया है। अब कहोगे सर जर्मनी तो पढ़ा है हमने, जर्मनी, ऐसे बहुत से बौद्धिक आतंकवादी भी होंगे, है ना, जो अब चिल्ला रहे होंगे कि भाई जर्मनी तो पढ़ा है हमने, जर्मनी पढ़ा है, सर जी गलत बता रहे हो आप तो, है ना। तो यहाँ पे गलत नहीं बता रहा हूँ भाई, आपकी गलती को अब सुधार रहा हूँ। क्या सुधार रहा हूँ? उपबंध लिया गया है, यानी कि प्रोविजंस जो है आपातकाल के संबंध में भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन या मूल अधिकारों पर जो सस्पेंशन लगता है, मूल अधिकार जो स्थगित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, वो जर्मनी से लिया गया है। तो अगर क्वेश्चन कैसे हो, आपातकाल के समय क्या हो, मूल अधिकारों, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, है ना, सस्पेंशन, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये बेटा लिया गया है जर्मनी से, समझे बच्चे? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। तो अब इसी बात पे जो है शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दो, इंतजार मत करो शेयर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी। तो भाई जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्रिप्शंस बढ़ने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ने चाहिए। तो और भी मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि आपको मैं वो चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको शायद ही कहीं पर मिल रही हो या मिल भी रही होंगी, शॉर्ट्स में मिल रही होंगी। यहाँ पर चीज़ें एक एक, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा मैं ऐसी जो आपके एग्जाम में आ जाए और आप उसे छोड़ के आ जाए। मुश्किल ही ऐसा कुछ होगा जो आपके एग्जाम में आए और आप उसे छोड़ के आ जाए। तो इन प्रोविजंस में से अगर कुछ आता है तो आप कुछ भी नहीं छोड़ के आएंगे। इस बात को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पॉलिटी में ये चीज़ें आ रही हैं तो कुछ भी नहीं, हिस्ट्री में भी जो चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और टू द पॉइंट है, हिस्टोरियन नहीं बनना है आपको, इतिहासकार नहीं बनना है, तो वहां से भी वही क्वेश्चन पुटअप होंगे जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। आगे मूल विधि भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखेंगे, चीजें आपके सामने आएंगी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी भी बताएंगे, पर्यावरण भी बताएंगे, लेकिन सपोर्ट चाहिए जी, बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, है ना। इतनी बार बोलने पे तो ना जाने कितने लोगों के बढ़ जाते हैं सब्सक्रिप्शन वगैरह, हमारे तो बढ़ ही नहीं, पता नहीं क्यों, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 है, 352 से 360 है। तो इसको लेने की जरूरत क्या पड़ी, है ना। हम एक लोकतांत्रिक देश, स्वतंत्रता हमें 200 साल की गुलामी के बाद मिली और हम स्वतंत्र रह सकते थे, या फिर अब इतने बड़े स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी एक तरीका क्या लगता है ना, जो आपातकाल है वो एक तरीके से हमें ऐसा लगता है कि दबाव है हम पर, या एक प्रेशर है हम पर, या कहा जाए कि हमारी स्वतंत्रता को बांध देता है ना, ऐसा लगता है ना इमरजेंसी। अब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाए तो क्या होगा कि हमारे मूल अधिकार चले गए, है ना, तो हमारी तो स्वतंत्रता ही चली गई पूरी। तो अब एक स्वतंत्र देश में मूल, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का, या कहा जाए इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं, इनकी क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसको जो लेकर बात ये की गई कि इसकी जो जरूरत है वो इस वजह से है कि कोई भी असामान्य स्थिति को, है ना, कोई भी ऐसा अनवांटेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाए, उसको सरकार नियंत्रित कर सके, उसे प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सके, इस वजह से इमरजेंसी प्रोविजंस को लाया गया। और इसके साथ साथ जो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या बताया गया कि देश की एकता, अखंडता, राजनीतिक नैतिकता, और इसके साथ साथ देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक नैतिकता और संविधान की सुरक्षा, ठीक है, इसका उद्देश्य रहा। देश की क्या, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता हो या संविधान की सुरक्षा हो, इन सब को करने के लिए, इन संविधान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन सबको स्थापित करने के लिए एक तरीके से क्या लाया गया, आपातकालीन शक्तियों को लाना जरूरी था। ये इसका उद्देश्य है, एक तरीके से क्या है उद्देश्य। अब ये उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, है ना, कि हम तो ले तो आए, अब इनका उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, किस तरीके के प्रोविजंस जो हैं इसमें बताए गए हैं। और एक और बात कि जब आपातकाल एक ऐसी व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है, बड़ा ही जादुई किस्म की व्यवस्था है। कैसे जादुई किस्म की व्यवस्था है कि इसके लागू होते ही, है ना, आपातकाल के लागू होते ही क्या होता है कि जो संघीय ढांचा है ना हमारे देश का, फेडरल स्ट्रक्चर है, देखिए कोई जो हमारा देश है ना,
वो अगर देखा जाए तो एक तो संघीय है, एक कोई देश संघीय हो सकता है या कोई देश एकात्मक हो सकता है। क्लियर है, कोई देश संघीय हो सकता है या कोई देश एकात्मक हो सकता है। संघीय मतलब कि जो पावर है सारी जो है वो स्टेट्स के पास होती है, खाली सेंटर के पास इतनी पावर नहीं होती है। एकात्मक मतलब सेंटर के पास ही सारी पावर होती है, स्टेट्स के पास इतनी पावर नहीं होती है। लेकिन हमारा देश दोनों ही तरीके का व्यवहार करता है। जो भारत है हमारा, भारत वो दोनों ही तरीके का व्यवहार करता है, यानी संघीय भी एकात्मक भी हो जाता है। यानी कि जो सामान्य स्थितियां होती हैं, सामान्य स्थितियां मतलब अब जैसे कि अभी का जो सामान्य स्थिति है, परिस्थिति है, वो क्या है, अभी कोई इमरजेंसी थोड़ी लगा हुआ है या नेशनल इमरजेंसी आपातकाल थोड़ी लगा हुआ है, ये लागू थोड़ी किया गया है अभी हमारे देश में, नहीं किया गया। तो संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था अभी जो है संघीय व्यवस्था में संघीय ढांचे के रूप में काम कर रहा है। मतलब राज्यों के पास जो प्रॉपर उनके अपने अधिकार हैं, वह अपने अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकते हैं, अपनी विधानसभा में कोई कानून बना सकते हैं, वो सारे अधिकार अभी उनके पास है। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है कि हमारा जो देश है वो एकात्मक बन जाता है। एकात्मक कैसे बन जाता है कि जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की शक्ति जो है किसके अधीन आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। किसी राज्य के पास कोई कानून वगैरह इत्यादि ये सारी चीजें बनाने की अपनी कार्यकारी शक्तियां जो हैं वो भी नहीं कर सकता है ना। वित्तीय शक्तियों पर भी जो है नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्र का हो जाता है, यानी सारी पावर किसकी हो जाती है, केंद्र की हो जाती है। तो जो इमरजेंसी वाला सिचुएशन है उसमें क्या किया जाता है कि सारी पावर किसके पास आ जाती है, केंद्र सरकार के पास आ जाती है। और ये किस में, सामान्य स्थिति में है, जिसमें राज्यों के पास अपने निर्णयों को लेने की शक्ति होती है। तो संघीय का मतलब शक्तियों का समान रूप से बंटवारा किया गया है, एकात्मक मतलब सारी शक्तियां केंद्र के पास आ गई हैं। तो यानी कि ये बड़ा ही जादुई किस्म का है। अगर किसी देश को संघीय से एकात्मक बनाना हो या एकात्मक से संघीय बनाना हो तो उसके लिए बड़े पैमाने पर संशोधन करना पड़ेगा, है ना, एक बड़ा संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जब आपातकाल लग जाता है तो अपने आप ही बिना कोई संशोधन किए ही हमारा देश संघीय से एकात्मक बन जाता है। और जैसे ही आपातकाल हटेगा तो क्या हो जाएगा, एकात्मक से संघीय बन जाता है। तो देखिए कितना जादुई किस्म का है ना, अपने आप ही ये चीजें हो जाती है बिना संविधान संशोधन किए। तो ये जो संघीय ढांचा है हमारा वो एकात्मक में बदल जाता है बिना संशोधन किए, जब आपातकाल वाली स्थिति हमारे देश में लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं जो आपातकालीन उपबंध है उस पर बात कर लेते हैं, और कौन कौन से ऐसे आपातकाल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जो आपातकाल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हमने उपबंध कहाँ से लिए हैं, और मूल अधिकारों का स्थगन आपातकाल के समय वो कहाँ से लिया है। तो ये मुझे लगता है कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो लोग इन चीज़ों को समझ लिया है बिल्कुल सही और सटीक समझा है, अब उनको आगे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए, तो आपातकाल जो है, अगर हम आपातकाल की बात करें तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, इस बात से तो परिचित होंगे ही। एक अनुच्छेद 352 है, और एक अनुच्छेद 356 है, और एक अनुच्छेद 360 है जी, ठीक है। 3 प्रकार के आपातकाल हमें देखने को मिलते हैं। तो जो 352 है, जो 352 है ना जी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं भाई, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो 356 है, इसमें क्या होता है, राज्य आपातकाल बोलते हैं इसे, या तो आपातकाल, या इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है। संवैधानिक आपातकाल भी बोला जाता है, समझे बच्चे, क्या बोला जाता है, संवैधानिक आपातकाल भी इसे बोला जाता है। या इसे प्रचलित रूप में क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, समझिए। और ये तो हमें नॉर्मली देखने को मिल जाता है, ये तो बड़ा ही मामूली सी बात है हमारे देश में, खास तौर पे 60 के दशक के बाद, ये कहा जाए 70 के दशक के बाद जो है नॉर्मल सी बात हो गई थी हमारे देश में, कि अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो केंद्र वाली पार्टी जो है बस वहां पे कोई ना कोई बहाना बना के 356 लगा देती थी, ठोक देती थी, और वहां सरकार गिरा देती थी। तो ऐसे जो है बड़ा कंसेप्ट देखने को मिला। इंदिरा गांधी सरकार रही तो भी बड़े पैमाने पे मिला, फिर मोरारजी देसाई सरकार आई तो उन्होंने भी बड़े पैमाने पे ये कांड किए इसमें। फिर इसके बाद हम देखते हैं 360 में जी क्या है, क्या है बच्चे, जल्दी से बता दो, क्या है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल है 360 में।
तो अब इन तीनों ही आपातकाल में हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, और एक और बात कि ये एक क्लास में तो होने वाली है नहीं, है ना, क्योंकि हमें इसमें डिटेल में बात करनी है। अब राष्ट्रपति के चैप्टर में बस इतना सा ही था कि आपातकालीन शक्तियां उसके पास, और इन तीनों ही आपातकालों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो हमें यहीं तक थोड़ी ना पढ़ना है, हमें आपातकाल भी तो पढ़ना है। तो आगे तक क्यों जाए, भाग 18 तक क्यों जाए, यहीं पर ही खत्म कर देते हैं सारे काम को, जो है यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो घोषणा का आधार है जी, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो किस आधार पर होती है? तो हमें तो जी काम मतलब राष्ट्रीय आपातकाल से है, तो 356 को मिटा देते हैं, 360 को भी मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह बन जाए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं जी घोषणा का जो आधार है। इसकी जो घोषणा होगी, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होगी, तो घोषणा का आधार क्या है? घोषणा का आधार, तो घोषणा का आधार है युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो ये घोषणा का आधार होता है, यानी कि देश युद्ध या बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में घिरा हुआ हो, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भाई अभी मैंने बताया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये देश या देश के किसी भाग की सुरक्षा में अगर खतरा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, देश या देश के किसी भाग में अगर कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है और वह खतरा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का होता है, तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इससे पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, यानी कि अगर देश में क्या हो, देश में ये स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है ना, ये जो स्थितियां हैं तीनों ये उत्पन्न नहीं हुई हैं, अगर राष्ट्रपति को लगता है, राष्ट्रपति को लगता है, उसको महसूस होता है कि ये स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं, तो वह पहले भी, इन स्थितियों के उत्पन्न होने से पहले भी क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को भी हम दो रूपों में देखते हैं मेनली, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक जो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लग रहा है, ठीक है, तो हम इसे जो बोलते हैं, इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं, बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। देखिए कई वैरायटी मिलेंगी सीखने को, अगर सीखना चाहेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा। अगर कुछ छूट जा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि 100% नहीं दिया है, समझिए 100% नहीं दिया है आपने, मैंने नहीं, मैं तो पूरा 100% दे रहा हूँ, और वो सभी दायरे या वो सभी किनारे जो है मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, जो सशस्त्र विद्रोह है इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक आपातकाल, आंतरिक आपातकाल। ठीक है जी, बाह्य युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो तो बाह्य आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह हो तो आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो ये जो आपातकाल हैं ये देश या देश के किसी एक हिस्से में लगाए जा सकते हैं, समझे? ये जो आपातकाल है ये कहाँ लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश में, ठीक है, कहाँ पर? संपूर्ण देश में लग गया, या देश के किसी भाग में लगा दिया गया, ठीक है, संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में जो है लगा दिया जाता है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट जो लाया गया था वो लाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। कब लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। लिखते समय तो दिमाग में जा ही रहा था, चलिए लिखते समय हम सोच ही रहे थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये किया गया कि इसे जो है संपूर्ण देश में भी लगा सकते हैं, अगर देश के किसी एक भाग में भी लगा सकते हैं जो कि एक इमरजेंसी वाला क्षेत्र हो, या फिर कहा जाए जहाँ पे स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट हो गई हैं तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बात की गई थी कि संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में, ठीक है, तो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी जो है वो देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही ये जो आपातकाल है वो आपातकाल कब लगेगा?
ये केवल और केवल, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति का मन हुआ तो मुंह उठा के लगा दिया, है ना। राष्ट्रपति तो बस घोषणा करते हैं बेचारे, जैसे कि मैंने बताया कि रबड़ स्टैंप होते हैं। तो ये केवल और केवल कब लगता है? केवल मंत्रिमंडल, किसके? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। किस पर? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। पहले जो है राष्ट्रपति, एक तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, लिखित सिफारिश पर नहीं होता था। एक स्टोरी हम यहाँ पे जानते हैं कि 1975 में, 1975 में हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी, और नेशनल इमरजेंसी का आधार जो था वह था आंतरिक विद्रोह। क्या था? आंतरिक विद्रोह। यह आंतरिक विद्रोह शब्द जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर हुआ करता था कभी। आंतरिक विद्रोह जो शब्द है वो सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर हुआ करता था, जिसमें संविधान संशोधन किया गया। संविधान में क्या संशोधन किया गया? संविधान में संशोधन किया गया 44वां, और 44वां 1978 जो संविधान में संशोधन हुआ तो सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया आंतरिक विद्रोह के की जगह पर, क्योंकि आंतरिक विद्रोह जो शब्द है उसके कई मायने निकलते हैं, है ना। अब सरकार उनमें से कौन से मायने को लेकर आपातकाल लगा दे, तो 1975 में यही हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया, 25 जून 1975 में क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, और इंदिरा गांधी ने आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। कैसे? कि जो लोग हैं जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध अगर क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जैसे जेपी नारायण मूवमेंट हुआ था उस समय, तो उनको लेकर कि देश में जो है असुरक्षा हो गई है, आंतरिक विद्रोह हो गया है, तो उसको आधार बनाकर इंदिरा गांधी ने क्या किया कि नेशनल इमरजेंसी लगवा दी, ठीक है। अब वहां पर उस समय इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल से नहीं पूछा, ठीक है, उन्होंने स्वयं ही निर्णय लिया और जाकर जो फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे कहा और उन्होंने जो है घोषणा कर दी। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब किया गया, 44th जब अमेंडमेंट हुआ 44वें संविधान संशोधन में, इस बात को सुरक्षित कर दिया गया कि बगैर मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश ना मिले, किसकी? मंत्रिमंडल की, राष्ट्रपति जी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते। ऐसा पहले स्पष्ट नहीं था, तो पहले इंदिरा गांधी ने इस बात का अच्छा फायदा उठाया और उन्होंने खुद ही जाकर बोल दिया कि भाई इमरजेंसी लगा दो। फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी, राष्ट्रपति थे, परामर्श को मानना अनिवार्य तो कर ही दिया गया था। तो यहाँ पर संशोधन, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो 42वां संविधान संशोधन है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, लघु संविधान है, और उस संविधान में जो है बड़े पैमाने पर परिवर्तन लगातार किए गए हैं, है ना, कई बार परिवर्तन किए गए हैं, और वो परिवर्तन का एक हिस्सा 44वां ठीक उसका उल्टा है, ठीक है। उसमें जो जो चीजें की गई 42वें में, उसको 44वें में उलट दिया गया, पलट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि घोषणा का आधार ये है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र बल। बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है तो बाह्य आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है तो आंतरिक आपातकाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये अभी स्थितियां नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को क्या लगे कि ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो वो पहले भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अब वो किसकी सिफारिश पर करेंगे? जो केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेंगे, यानी पूरा जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री सहित जो पूरा मंत्रिमंडल है, उन्होंने अगर लिखकर सिफारिश की है राष्ट्रपति से, तभी जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करेंगे किसी भी स्थिति में। और यह है संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग में आरोपित किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संशोधन के बाद लाया गया, पहले यहाँ पे था आंतरिक विद्रोह। तो यहाँ तक जो है कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल इमरजेंसी है, ये पहले जो हुआ करती थी, 38वां जो संविधान संशोधन हुआ था संविधान में 1975 में 38वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें ये कर दिया गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो न्यायिक समीक्षा के बाहर कर दी गई थी, यानी कि उस पर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको ये नहीं देख सकता है कि क्या ये सही में किया गया है या फिर ऐसे ही लगा दिया गया है तानाशाही उत्पन्न करने के लिए, जैसे इंदिरा गांधी ने लगा दिया था। तो अब इस चीज को देखने के लिए इंदिरा गांधी ने पहले क्या कर दिया, संविधान में 38वां संविधान संशोधन किया जो 1975 में हुआ था, और उसमें ये लिखवा दिया गया कि राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर कहा जाए जो संविधान में या देश में आपातकाल की जो घोषणा की गई है, उस आपातकाल की समीक्षा उच्चतम न्यायालय नहीं कर सकता है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। तो इस आधार पर क्या कर दिया गया, वो बाहर हो गया। लेकिन
44वें संविधान संशोधन में इसको एक बार फिर से एस्टैब्लिश किया गया और ये कहा गया कि जो आपातकाल है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर सकता है कहीं ये जो आपातकाल है ये तानाशाही उत्पन्न करने या अपनी जिद की वजह से तो नहीं लाया गया है, ठीक है, क्योंकि पावर जब लोगों के पास आ जाती है थोड़े पागल हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसा कि आजकल भी देखने को मिलता है और पहले भी 1975-76 में भी देखने को मिला था, जब सत्ता एक मजबूत थी यानी कि पूरा बहुमत था, तो उस समय इंदिरा गांधी का कह सकते दिमाग खराब था। और अभी तो आप जानते ही हैं, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, है ना। तो नाम तो लेने से बचा ही जा रहा है आजकल, है ना, UAPA लग जाए, NSA लग जाए, क्या पता। चलिए, तो अब यहाँ पर वहाँ नहीं जाएंगे, थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। भाई किसी के हृदय को लगे तो क्षमा करना, मस्तिष्क पर लेना, चीज़ों को समझना, है ना। चलिए, तो यहाँ पे 44वां जो संविधान संशोधन 1978 उसके द्वारा क्या कर दिया गया, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत ले आया गया राष्ट्रीय आपातकाल को, कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर सकता है कि यह आपातकाल जो है ऐसे ही तो नहीं लगा दिया गया है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, वगैरह वगैरह इन चीज़ों। अब आगे देख लेते हैं कि क्या आगे सिचुएशंस बनती हैं। तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इसको लाया गया और डाल दिया गया। चलिए, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अब इसके बाद जब नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है तो नेशनल इमरजेंसी का अनुमोदन भी तो जरूरी है, जो पार्लियामेंट है उसका अनुमोदन जरूरी है, पार्लियामेंट की सहमति भी जरूरी है, और ये कितने टाइम के लिए लगती है ये भी जरूरी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कितने समय के लिए इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको संशोधन भी देखने को मिलते हैं कि कई बार इसमें जो है कई तरीके के संशोधन भी किए गए। उन संशोधनों का कारण यही था कि 42वां या 38वां ये कहा जाए इंदिरा गांधी के टाइम पर जो भी संशोधन किए गए वो सारे संशोधन एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए थे और आपातकाल को एक तरीके से आगे तक बढ़ाने के लिए थे। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई और एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने थोड़ा अच्छा सा काम किया ये, वो सारे संशोधन जो हमारे देश को एक तरीके से तानाशाह हो के हाथ में सौंप सकते थे, उन सभी संशोधनों को उन्होंने ख़त्म किया और उसकी जगह पर सही चीज़ों को लेकर आए। तो इसका संसदीय अनुमोदन और समयावधि देखें, अगर आपातकाल की जो अनुमोदन की बात करें, कौन से अनुमोदन की, संसदीय अनुमोदन की जो संसद है, संसद से भी इसका पारित होना जरूरी है। जो अनुमोदन किसका होगा, संसदीय अनुमोदन जो उद्घोषणा की गई है, उद्घोषणा की गई है। उद्घोषणा कौन करता है, हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने जो उद्घोषणा की है उस उद्घोषणा को संसद में क्या होना जरूरी है, उसका अनुमोदन होना जरूरी है, उसका पारित होना जरूरी है। तो ये दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन होना जरूरी है, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग रूपों में, अलग अलग और विशेष बहुमत से। कैसे, विशेष बहुमत से ये पास होना जरूरी है, इस अनुमोदन का विशेष बहुमत से ये होना चाहिए। और विशेष बहुमत में भी हम एक तो देखते हैं कि जो संसद के कुल सदस्य हैं उनका बहुमत, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और उसके साथ साथ, ठीक है, ये दोनों ही सदनों में चलेगा, ठीक है। आप एक तरीके से लिख सकते हैं जो कुल सदस्य हैं, वहाँ पे किसी एक सदन में गया है तो वहाँ के कुल सदस्यों का, या मैंने यहाँ पर संसद लिख लिया, दोनों को ही आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। फिर इसके साथ ही जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, है ना, उपस्थित, जो वहाँ पर उपस्थित हैं और जिनको मतदान करने का अधिकार है उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। विशेष बहुमत में संसद के जो कुल सदस्य हैं उनका टोटल पूरा बहुमत होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो वहाँ पे उपस्थित हैं या मतदान करने वाले जिनको अधिकार है मतदान करने का, उनके 2/3 तो होना ही होना चाहिए। तो ये विशेष बहुमत जो है होना चाहिए, और इस विशेष बहुमत से जो है आपातकाल का जो अनुमोदन है वो पारित होना चाहिए। और ये कितने समय में होना चाहिए, 1 महीने के भीतर जो है ये अनुमोदन हो जाना चाहिए। जो ये अनुमोदन है वो कितने महीने में हो जाना चाहिए, 1 महीने के भीतर ये अनुमोदन जो है दोनों सदनों से पारित हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा कि जो आपातकाल की उद्घोषणा की गई है वो निरस्त हो जाएगी, आपातकाल हट जाएगा, दोबारा से जो है सामान्य स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें ये 1 महीना नहीं था। 1 महीने का जो टाइम दिया गया था कि संसद जो है इसे 1 महीने में क्या करेगी, अनुमोदित करेगी, पास करेगी। तो पहले 1 महीना नहीं था, पहले इसमें था 2 महीने का टाइम था, ठीक है। कितने का, 2 महीने का टाइम था, 2 महीने का टाइम इसमें दिया गया था। लेकिन इसको भी घटा दिया गया,
इसमें भी जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, 2 महीने से 1 महीना कर दिया गया 1978। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 1 महीने के भीतर ही 1 महीने को 2 महीने से 1 महीने में कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अभी जो क्या टाइम है कि संसद में अनुमोदन का क्या समय होना चाहिए, 1 महीना होना चाहिए। 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से विशेष बहुमत से यह अनुमोदन पारित होना चाहिए। अगर पारित नहीं होता है तो क्या होगा, आपातकालीन के जो उपबंध है वो हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और 1 महीना जो किया गया वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। पहले 2 महीने थे तो 2 महीने से ये 1 महीना कर दिया गया। तो इसके साथ ही जो अगर पारित हो जाता है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद जो आपातकाल है वह कितने महीने के लिए लग जाता है, 6 माह के लिए लग जाता है। और उद्घोषणा के जब उद्घोषणा हुई थी तो उद्घोषणा के टाइम से 1 महीने में ही इसको पारित होना चाहिए। और उद्घोषणा का ही टाइम लेते हुए हम आगे देखते हैं कि 6 महीने तक क्या होगा कि यह आपातकाल लगा रहेगा। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 महीने बाद, प्रत्येक 6 माह बाद क्या होगा कि इसको जो है 6 महीना बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक 6 महीने बाद इसको संसद में अनुमोदित करके बढ़ाया जा सकता है। यही अनुमोदन प्रक्रिया होगी, फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और अनंत काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। कितने तक, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई कि कब तक बढ़ाया जाएगा ऐसा कुछ नहीं, 6-6 महीना करके इसे जो है बहुत लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा इसमें कहा गया है। और इसके साथ ही जो ये कंसेप्ट लाया गया, पहले क्या होता था, पहले जब इमरजेंसी लगती थी तो एक बार अनुमोदित हो गया संसद से तो ये जो है दोबारा से जो है 6 महीना बढ़ाने के लिए संसद की अनुमति नहीं होती थी, सीधे सीधे जो है 6 महीना बढ़ जाता था, उद्घोषणा हो जाती, 6 महीना बढ़ जाता था। लेकिन प्रत्येक 6 महीने पे संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस बात को भी जो है 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में ही ऐड किया गया कि प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर जो है क्या होना चाहिए, अनुमोदन संसद द्वारा होना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले एक बार ही अनुमोदन हो जाता था और उसी से ही अनंत काल तक, जब तक निरस्त नहीं होता था आपातकाल तब तक ये चलता रहता था। तब निरस्त से याद आया कि अब इस उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगी उस पर ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मेरे ख्याल से समय तो हो ही गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया होगा। और किसी को नींद आ रही हो तो चाय की चुस्की ले लेना और आराम से आके बैठ जाना, स्किप मत करना चीज़ों को। स्किप करेंगे आप सोचेंगे कि स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर लें, तो यहाँ पे शॉर्ट्स हैं, चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब आप रेगुलर देख रहे होंगे। ठीक है, तो 1 घंटे से मुझे लगता है ऊपर हो ही गई है क्लास, लेकिन फिर भी इस टॉपिक का एक छोटा सा हिस्सा और है। फिर इसके बाद अगली क्लास में हम इस चीज़ को तो देखेंगे ही कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उससे क्या क्या प्रभाव हमें दिखाई देते हैं ना, क्या प्रभाव हैं। तो क्लास को पूरा देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत से लोग इस चीज़ से कतराते भी हैं कि क्लास यार बहुत लंबी है, क्या देखें। तो भाई जब तक थोड़ा मेहनत नहीं करोगे तब तक पाओगे क्या। जिसने मेहनत तगड़ी कर ली उसने अच्छे फल पा लिए, जिसने बस चला है ऐसे ही तो उसको कुछ नहीं मिलेगा ना। यानी कहते हैं जिसने सब्र करके देख लिया, तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो उसको तो बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिसने कच्चे ही आम तोड़ के खा लिए तो मज़ा थोड़ी आएगा। जो मज़ा अल्फांसो को बढ़िया से पका के खाने में है वो मज़ा कच्चा खाने में थोड़ा ही है। अल्फांसो जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आम है, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए, तो अब इसके बाद जो उद्घोषणा है, उद्घोषणा कौन सी उद्घोषणा, जो आपातकाल की उद्घोषणा है, उद्घोषणा की समाप्ति कैसे हो सकती है ना, समाप्ति के क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो लोकसभा जारी जो अनुमोदन है, या फिर कहा जा सकता है कि जो उद्घोषणा की गई है, वह उद्घोषणा जो समाप्त होगी वो किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा जो है दूसरी उद्घोषणा जारी कर दी जाएगी और समाप्त हो जाएगी। एक तरीका क्या है, फर्स्ट जो है अगर हम देखा जाए, पहला कि राष्ट्रपति क्या करें, राष्ट्रपति किसी भी समय, है ना, किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा जारी कर दें, दूसरी उद्घोषणा या घोषणा कर दें कि भाई दूसरी उद्घोषणा जारी कर दें कि आपातकाल को हम निरस्त करते हैं, आपातकाल को हम निरस्त करते हैं। तो क्या हो गया, आपातकाल खत्म, आपातकाल खत्म। एक तो ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि लोकसभा में जब अनुमोदन हो रहा है, लोकसभा में क्या हुआ, अनुमोदन हुआ, 6 महीने बाद अनुमोदन होगा ना दोबारा से, अनुमोदन के दौरान या फिर जो उद्घोषणा होने के बाद जो पहला अनुमोदन होगा, पहले ही बार जब उसे संसद में पेश किया जाएगा, तब लोकसभा अनुमोदन को निरस्त कर दे,
ठीक है, या तो 6 महीने बाद जब दोबारा से होगा तब कर दे, या फिर जो पहले ही आया है तभी निरस्त कर दे, तब उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। अभी मैंने पीछे बताया था वही कंडीशन होगा। एक कंडीशन ये होता है जो अक्सर हाइड रहता है या कहा जा सकता है कि छुपा रहता है, बहुत से कैंडिडेट इस चीज़ को समझने से थोड़ा पीछे हटते हैं या फिर समझाने का कोई प्रयास ज़्यादा नहीं करता है। तो ये कुछ ऐसे है कि लोकसभा के अगर जो लोकसभा है कि 1/3 सदस्य एक नोटिस तैयार करें और उस नोटिस को किसको दें, जो स्पीकर है, अध्यक्ष है किसका, लोकसभा का, उसको दे दें। अगर लोकसभा सत्र में नहीं है, संसद में सत्र नहीं चल रहा है, लोकसभा में सत्र नहीं चल रहा है, बैठक नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में वो राष्ट्रपति को सौंप दें। तब क्या होगा, तब 14 दिन के भीतर लोकसभा की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, विशेष बैठक बुलाई जाएगी और उस विशेष बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि ये जो अनुमोदन है, उद्घोषणा का अनुमोदन है, उसको अब क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। तो इस चीज़ को हमें देखने को मिलता है। तो 14 दिन के अंदर जो है एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, किसकी, लोकसभा की, और उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि अब इस उद्घोषणा को खत्म कर दिया। तो देखिए, आपातकाल को खत्म करने के 3 तरीके हैं, समाप्त करने के 3 तरीके उद्घोषणा को, कि राष्ट्रपति एक तो स्वयं ही दूसरी उद्घोषणा जारी करके उसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए जो है किसी भी तरीके से संसद में अनुमोदन को पारित करने की जरूरत नहीं है, अगर राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। दूसरा तरीका है कि लोकसभा जो है अपने जो अनुमोदन हुआ है या जो भी प्रस्ताव आया है इमरजेंसी का, उसको पास ही ना करे, निरस्त कर दे, खत्म कर दे, 6 महीने बाद करे या शुरुआत में ही कर दे। तो एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका है कि इमरजेंसी लग गई है, अब लोकसभा के 1/10 सदस्यों को लगता है कि चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो गई, अब जरूरत नहीं है, इमरजेंसी सही हो गई है, सारी चीज़ें जो है अच्छी हो गई हैं, तो अब वो 1/10 मेंबर जो है स्पीकर को नोटिस दे दें जारी करके, साइन करके, या फिर अगर सत्र नहीं चल रहा है, सेशन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति को दे। अब इनको सेशन देने के बाद, यानी कि नोटिस देने के बाद क्या होगा कि 14 दिन के भीतर जो है लोकसभा का सेशन बुलाया जाएगा, बैठक बुलाई जाएगी, एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, और उस विशेष बैठक में ये देखा जाएगा कि भाई अभी ये उद्घोषणा जारी रखी जाए या फिर अब इसे खत्म कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। तो ये चीज़ इस तरीके से की जा सकती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो उद्घोषणा है उसको जो है आप लोकसभा में ही साधारण बहुमत से खत्म कर सकते हैं, इसमें राज्यसभा को लेने की जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत से ही लोकसभा में ही इनको खत्म किया जा सकता है, और राष्ट्रपति भी जो है एक बार उद्घोषणा करेंगे खत्म हो जाएगा, और उस उद्घोषणा को संसद में अनुमोदित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप लगाने की बात करेंगे तो संसद का विशेष बहुमत चाहिए, दोनों सदनों का जो सहमति है वो अलग अलग विशेष बहुमत होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से उद्घोषणा की समाप्ति हम लोग कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपातकाल का एक पक्ष आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हमने देखी, उसमें एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, और आपको एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ भी जानने को मिली होगी। और इसके साथ साथ अभी जो हम ये देख रहे हैं, क्या कहते हैं, क्षमादान शक्तियाँ भी हैं, क्षमादान शक्तियाँ भी आप लोगों ने देखा, पढ़ा। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया कि मैंने पढ़ाया क्या है ना। तो चलिए, क्षमादान शक्तियों को भी देखा हमने, और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और उसमें क्या क्या होता है, किस आर्टिकल में, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझा दी। अब इसके बाद आपातकाल का जो कंसेप्ट चल रहा है, इसमें एक छोटा टॉपिक ये बचा हुआ है आपातकाल को लेकर, कि आपातकाल का जो प्रभाव, नेशनल इमरजेंसी का जो प्रभाव राज्यों पर किस तरीके का पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मूल अधिकारों पर कैसे पड़ता है, तो उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद 356, 360 ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियाँ तो चली रही हैं। राष्ट्रपति की अभी आपातकाल के बाद कौन कौन सी शक्तियाँ बची हैं, वीटो पावर बची है और आपका अध्यादेश बचा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि चीज़ों को आप अच्छे से जब कंपाइल करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद तो शॉर्ट टर्म्स में चल रही है, एडवांस चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जो वर्तमान में चल रही चीज़ें उसको सीखने के उद्देश्य से देखिए। कोई भी देख सकता है चैनल को, जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति देखे जो एग्ज़ाम दे रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सामान्य जानकारी के लिए भी सीखना चाहता है, देखना चाहता है, तो आराम से देखें और सही से देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को मिलेंगी। तो इसी के साथ ही चलते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। इसके क्या प्रभाव होंगे आपातकाल के, किस पर, हमारे राज्यों पर या हमारे मूल अधिकारों पर, उसको जानेंगे। 356, 360 को देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।